पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि बाजू का लड़का देखो वो इंजीनियर बन गया, तुम नहीं बन पाया ना, तो इस सब से कैसे ये रखने का, और एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? 80 to 90% स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं बराबर है। एग्जाम है तो पढ़ेंगे। जो हमने 8th या 9th में भी मैथ्स पढ़ा है या साइंस पढ़ा है, उसका भी प्रैक्टिकल उपयोग शायद 99% लोगों को जीवन में कभी भी नहीं होता है। वो सब आया ही है, प्रैक्टिकल हम लोग जो जीते हैं वहां से। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी और आज की शिक्षा पद्धति है, उसमें क्या अलग है? उसमें हर एक स्टूडेंट को गुरु के घर में जाके कमाओ और सीखो, को मेहनत भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और खुद की जिम्मेदारी खुद की थी। उसको घर छोड़ के जाना पड़ता था एट सर्टेन एज। एजुकेशन अब्रॉड में ज्यादा अच्छा है इंडिया से? वहाँ पे ना फ्रीडम है अलग सोचने के लिए। बराबर है। नया कुछ ढूंढा तो ही नोबेल मिलेगा ना, रूटीन पे ही जाओगे। ये इंजीनियर था, मैं भी इंजीनियर ही बनूंगा। बराबर। उसने प्रोग्राम लिखे, मैं भी प्रोग्राम ही लिखूंगा। महाराष्ट्र में एक गाँव है, हाँ? कि वो गाँव में हर एक घर में एक बच्चा आर्मी में। आज की तारीख में बदलते हुए एजुकेशन सिस्टम में कैसे सब्जेक्ट्स चुने, कैसे कॉलेजेस चुने और कैसे अपने आप को सक्सेसफुल करें, इसके लिए कई चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। तो जानते हैं इन सब के बारे में कि सक्सेस का मंत्र सिर्फ मेहनत और पढ़ाई नहीं, कुछ और भी है। हम मिल रहे हैं मिस्टर भारत दांगड़े से, जो कि प्रिंसिपल और टीचर हैं सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट के। सर, जो पुराने शिक्षा पद्धति थी भारत में, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, और आज की शिक्षा पद्धति है, उसमें क्या अलग है? बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं आप? बेसिक डिफरेंस ऐसा है कि जो पुरानी अपनी शिक्षा पद्धति थी उसमें हर एक स्टूडेंट को गुरु के घर में जाके वहाँ पे रहना पड़ता था, और वहाँ पे एक टर्म होता है सेल्फ स्वावलंबन। ओके। वो फॉलो करके उसको कमाओ और सीखो, इस पद्धति में उसको सीखना था। ओके। मतलब उसको मेहनत भी करनी है, ओके। डेली जो लाइफ में काम होते हैं खुद के वो भी उसको करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, और खुद की जिम्मेदारी खुद की थी। उसको घर छोड़ के जाना पड़ता था एट सर्टेन एज। ओके। अभी वैसे नहीं है। अभी जब तक उसका ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं होता तब तक बच्चा पूरी तरह फैमिली पे, उनके पेरेंट पे डिपेंड होता है। और पेरेंट भी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा इमीडिएटली मुझे छोड़ के कहीं जाए, तो वो भी उसको पकड़ के रखते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। उसके फ़ायदे क्या थे स्वावलंबन के? या स्वावलंबन के फ़ायदे ये थे कि डिसीजन मेकिंग बच्चे को खुद का खुद जल्दी लेने को मिलता था। ओके। राइट नाउ अभी के सिस्टम में वी आर नॉट हेल्पिंग देम टू टेक अ डिसीजन। ओके। उसका हर एक डिसीजन के लिए वो किसी ना किसी के ऊपर, शायद व्यू के लिए, ओके। या मेरे पापा को क्या लगेगा, मेरी माँ को क्या लगेगा, ओके। जमाना मेरे बारे में कैसे सोचेगा, बराबर। और बाकी दुनिया कहाँ पे चल रही है। सो आई विल गो विद दैट फ्लो। ओके। सो वो फ्लो से अलग सोचने वाले ही लोग बड़े हो गए। बराबर। तो ये सोचने का और डिसीजन लेने का उसको आज़ादी नहीं मिल पाती, या किसी को आज़ादी है बच्चे को अभी, हाँ। तो वो कैसी लेनी है वो उसको नहीं पता। बराबर। सो ही इज़ नॉट एबल टू टेक फ्रीडम ऑफ इट। सो डिसीजन मेकिंग होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पहले के इसमें था अभी के इसमें थोड़ा कम है। लेकिन मैं एक और चीज़ समझ रहा हूँ कि तब पर्सनलाइजेशन भी बहुत था। जैसे कि गुरुकुल में अर्जुन पे ढंग से द्रोणाचार्य ध्यान दे सक रहे थे, तो वो जो है वो आजकल मिस हो रहा है, क्योंकि 50 से 200 लोग आप क्लासेस में बिठा देते हैं, तो आप शायद कईयों के तो नाम भी नहीं जानते। और एक और चीज़ है, जब मैं पढ़ता था तब मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं देखता था कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं टीचर उन्हीं पे ध्यान देती थी, एवरेज पे थोड़ा कम, और जो स्टूपिड या जो मार्क्स कम आते हैं वो बच्चों पे तो बिल्कुल ध्यान देती ही नहीं थी। उल्टा उनको देखते ही उनका पारा चढ़ जाता था, गुस्सा आ जाता था। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? सो बेसिकली जो नए ज़माने में जो शिक्षा पद्धति है स्कूल में या तो कोचिंग क्लासेस में, उसमें ऐसा है कि स्कूल का एजुकेशन मोस्टली अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो फ्री है। ओके। और जो प्राइवेट में है वहाँ पे आपको फीस दे के बच्चों को बिठाना पड़ता है। सो प्राइवेट स्कूल में कुछ स्कूल में ये नॉर्म है कि मेरे क्लासरूम में 20 बच्चे रहेंगे, 40 रहेंगे। सो राइट नाउ यू कैन गिव पर्सनल अटेंशन टू 30 to 40, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट, बट अबव 50 इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग बराबर है टू गिव पर्सनल अटेंशन। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो बात आपने बोली कि टॉपर पे ज़्यादा ध्यान है, जो मीडियम है उस पर थोड़ा कम ध्यान है, और जो नहीं है
मतलब हम लोग क्लासरूम को डिवाइड करें ए बी सी में, तो सी के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। अगर आपके पास उतने बच्चे हैं तो आप उनको डिवाइड कीजिए और बस मार्क्स मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए, उसे और कुछ प्रॉब्लम है क्या। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जो बच्चा ए में है उसको सपोर्ट ज़्यादा है, बी में है उसको कुछ सपोर्ट कम है, और सी में है उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं है। आपको एजुकेशन को दो पद्धति में डिवाइड करना पड़ेगा। एक है फॉर्मल एजुकेशन, एक इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो है जो आपको स्कूल में टेक्स्ट बुक में मिलता है, बराबर है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो है कि वो टेक्स्ट बुक को आपको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, बराबर है। लेकिन ये कौन सिखाएगा? तो इसके लिए हमें पूरा जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या नहीं चेंज करते हुए अगर हम बैचेस भी बनाए, अगर 3 ए बैच, बी बैच, सी बैच अगर हम लोग मार्क्स के हिसाब से कर रहे हैं, इसका मतलब है वो सी वाला बच्चा शायद हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, मैथ्स में शायद वीक है, लेकिन शायद वो किसी और चीज़ में तगड़ा हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स। स्पोर्ट्स में हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है, डिज़ाइनिंग में हो सकता है, थिंकिंग में हो सकता है। करेक्ट। मेरे सिस्टर का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो उसको टीचर ने मराठी में फेल किया था, बराबर है, यूनिट टेस्ट में 10th में, बट शी वॉज राइटिंग पोएम, उसके पोएम सबको अच्छे लगते थे। बराबर है। तो ये कहाँ से कैसे हो गया? मतलब यहाँ पे टीचर्स को भी खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू इरा। करेक्ट, उनको बच्चों के तरह सोचना पड़ेगा। बराबर। वो बच्चे के हर एक फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको कितना सपोर्ट घर से है, कितना हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो किस चीज़ में अच्छा है, उसका थोड़ा सा साइकोमेट्री एनालिसिस टीचर को करना पड़ेगा कि इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। अगर वीकनेस उसके पढ़ाई के बीच में आ रहा है तो उस पर काम करो, अगर वो वीकनेस पढ़ाई के बीच में नहीं आ रहा है तो उसको इग्नोर करो, बाकी स्ट्रेंथ पे उसको क्या करो, ज़्यादा उस पर ध्यान दो, उसको समझाओ कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। तो ये जो आपने साइकोमेट्रिक एनालिसिस बोला, तो ये मैंडेटरी कर नहीं सकता एजुकेशन सिस्टम में कि 4th या 5th के बाद करना है और उसी के बाद डिवीज़न हो जाए? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो हमने 8th या 9th में भी मैथ्स पढ़ा है या साइंस पढ़ा है, उसका भी प्रैक्टिकल उपयोग शायद 99% लोगों को जीवन में कभी भी नहीं होता है। तो फिर ये पढ़ाई इतनी दूर तक करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वो सब आया ही है प्रैक्टिकल, हम लोग जो जीते हैं वहाँ से। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल। बराबर है। आप 15 अगस्त को जाते हो, हाँ, फ्लैग को सलामी देते हो, सही है। सो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली हम लोग दिमाग से अप्लाई करते हैं। जैसे आप कितना एलिवेट करते हो खुद को। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कम्स फ्रॉम साइन थीटा कॉस, क्योंकि पोल टेढ़ा नहीं होता, फ्लैग पोल वो सीधा होता है, इट्स परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री का एंगल नीचे बनाएगा। करेक्ट है। तो वहाँ पे एक ना राइट एंगल ट्रायंगल है। बराबर है। आप परसेंटेज चैप्टर देख लो मैथ्स में, बराबर। तो बहुत बच्चों को दिक्कत आती है खुद के मार्क्स को टैली करने के बाद, करेक्ट, परसेंटेज निकालने, हाँ, परसेंटेज निकालने में दिक्कत आती है। बराबर है। लेकिन परसेंटेज चैप्टर बाद में जिंदगी में हमें ऑलमोस्ट डेली देखना पड़ता है। हाँ। आपको 10th में 95 है या 59 है, हाँ। उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रखे हैं, उसको एफडी में डालने के बाद क्या इंटरेस्ट मिलेगा, वो कंपाउंडिंग है या सिंपल है, तो वो एक्चुअली लाइफ वाले लेसन हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। बराबर। तो टीचर को यहाँ पे एक है कि टीचर ने अगर खुद को बदला, बराबर, और वो बुक को रियल लाइफ के साथ अप्लाई किया, कंपेयर किया, बार बार कंपेयर किया और वहाँ के एग्जाम्पल दिए। एक्चुअली होता क्या है कि क्लासरूम में टाइम कम होता है, स्कूल में 30 मिनट्स का एक सेशन, उसमें सिलेबस खत्म करना है, बथेड़े काम है उनके पास, बाकी भी, तो वो क्या करते हैं, ये सम को ऐसे सॉल्व करना है, तो a/b = वो चालू करते हैं सीधा एक्सरसाइज वाला सम, या तो कोई कोई टीचर सॉल्व एग्जाम्पल देता है। लेकिन अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक 1st से लेकर 12th तक का, स्कूल का भी और 11th 12th साइंस या कॉमर्स का भी आप पढ़ोगे, टेक्निकल सब्जेक्ट का, तो उसमें भी रियल लाइफ के केसेस दिए हैं। बराबर। मतलब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेक्ट कहाँ पे पढ़ोगे? तो जब भी अगर मैं जाऊँ और मेरे सामने एक बड़ा बिल्डिंग है, मैंने पूछा कि अरे अविनाश सर का घर किधर है, तो समझो अगर उसने मुझे बोला 4th फ्लोर पे जाओ, उसमें 3रा घर उनका है, तो मतलब हम लोग XY एक्सिस के हिसाब से ही देख रहे हैं। करेक्ट है। ये 9 के बुक में दिया है। बराबर। लेकिन कितने टीचर ने वो उसको एक्सप्लेन किया कि ये तो रोज कर रहा है। बराबर है। तो बुक में भी फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है, हमें बस निकाल के बच्चे के सामने रखना है।
और उसके लिए वो ज़िंदगी आसान करनी है। बराबर। अभी इसमें जब आप ये सब समझा रहे थे तो मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्हें हिस्ट्री या सोशल्स पसंद है, कईयों को साइंस पसंद है, कईयों को मैथ्स है, तो वो अपने अपने रीजनिंग देते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्या करने का है, राणा प्रताप ने क्या किया था या वहाँ पोरस ने क्या किया था। कईयों का ये बोलना है कि क्या न्यूटन का एप्पल गिरने से मेरे को क्या तकलीफ होने वाला है, क्यों मैं पढ़ूँ न्यूटन का लॉ और क्यों याद करूँ एम इजिकल टू मास इजिकल टू क्या या कुछ और ऐसा। तो ये सब रीजनिंग्स हर एक बंदा देता रहता है कि इसका क्या रिलेवेंस है हमें। जब तक आप 10 तक पढ़ते हो, आप 10 का किसी भी बोर्ड का पूरे इंडिया में किसी का भी कंटेंट उठा के देखो, बराबर, इट इज़ मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड MBR सिलेबस है। ओके कि आपको उसके बाद जिंदगी जीने के लिए जो मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब वो चैप्टर में दी है। ओके हाँ, अगर कल आपको घूमने जाना है राजस्थान, हाँ, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको थोड़ा तो ज्योग्राफी पता होना चाहिए। बराबर कि मैप कैसे पढ़ना है, करेक्ट है, ये मैप में कहाँ कहाँ पे क्या है। अभी तो चलो गूगल मैप है, लेकिन वहाँ पे भी गूगल मैप अभी अगर आप आगे जाओगे तो जहाँ पे नहीं चलेगा तो आपको ये मैप समझ में आएगा तो गूगल मैप समझ में आएगा। तो आपको मैप समझने के लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, कौन से कहाँ पे घूमने जाऊँ, करेक्ट है, वहाँ पे कितना डिस्टेंस है, मैं कैसे जा सकता हूँ, बाय रोड बाय प्लेन, ये मेरे बजट में क्या बैठेगा, बराबर है, ये सब डिसीजन बाद में लेना है ना। बराबर है, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन अभी है। बराबर। हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन बच्चा बोलता है मुझे UPSC करना है, हाँ, ओके, हाँ, तो मैं ग्रेजुएशन में आर्ट्स लूंगा करेक्ट और मैं UPSC करूंगा, करेक्ट है, तो उसके लिए वो बोलता है कि मैं मैथ्स का पढ़ाई भी कम करूंगा। लेकिन मुझे बताओ, लॉजिक जो अपना बनता है वो मैथमेटिक्स से बनता है, ओके, ज्योमेट्री से बनता है, इसलिए इंजीनियर्स का लॉजिक अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। अच्छा होता है, लेकिन उनका मैथ्स भी अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, करेक्ट है, पहले से। बराबर, तो आपका जो सिलेबस है ना वो मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड है। ओके, आपको सब सब्जेक्ट 10 तक पढ़ने पड़ेंगे। ओके, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिया है कि आप 10th के बाद में दिया आप, हुआ है, हाँ। लेकिन मुझे आप बताइए, अगर कोई डॉक्टर है और उसको कोई कॉन्फ्रेंस लेना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके, हाँ, वो किसी एसोसिएशन में है, करेक्ट, मेडिकल एसोसिएशन में, बराबर, उनको किसी टॉपिक पे इंटरनेशनली एक सेमिनार लेना है मुंबई में, बराबर, तो उसे भी वो सेमिनार लेते हुए उसके ब्रोशर के अंदर, अगर कोई इंटरनेशनल फ्रांस से कोई डॉक्टर का टीम आ रहा है मुंबई में, बराबर, तो मुंबई के आजू बाजू में कौन से टूरिस्ट स्पॉट है, बराबर, कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बराबर है, वो पता होने चाहिए। जरूर है। इवन पास हिस्ट्री भी मालूम होना चाहिए, मेडिकल का पास हिस्ट्री क्या था, पहले आयुर्वेदा कैसे आया, तो हाँ, थोड़ा सा मालूम तो होना ही चाहिए, मालूम होना चाहिए, बराबर। बॉडी के बारे में सब पता होना चाहिए। बराबर है, तो इसके लिए एनाटॉमी का थोड़ा पार्ट्स है और बराबर। मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड है। बराबर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड है, बराबर है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड और है। अपने अपनी बॉडी तो जाननी ही चाहिए हाँ। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी अभी आप सिस्टम, सीधी बात बोलो, कोविड आके गया, बराबर है, सो कोविड आया तो हमें सबको नया लगा था, बराबर, लेकिन जो टीचर 11-12 में बायो पढ़ाते हाँ, उनके लिए वो नया नहीं था। ओके, उनके 12 के बुक में, मतलब जो 2010 से शायद है, हाँ, 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 बाद में वो चेंज हो गया बराबर। पोस्ट लॉकडाउन, बराबर, उसमें भी कोविड, सार्स वायरस, ये थे। सब वर्ड्स ओके, दिए थे। तो टेक्स्ट बुक में आपको बेसिक मिनिमम इन्फॉर्मेशन मिलता है। लैंग्वेज क्यों पढ़ने, आप बाद में जाओगे नेशनल या इंटरनेशनल स्टेज पे, तो आपको, अभी मुझे हिंदी आता है, इसके लिए यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू इन हिंदी, करेक्ट, अगर मैं इंटरनेशनली जाऊँ हाँ, तो कौन सा लैंग्वेज आना है, चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, करेक्ट, फ्रेंच आना चाहिए, Correct. जर्मन आना चाहिए, करेक्ट, चाइनीज़ में जो लैंग्वेजेस है वो भी आने चाहिए। करेक्ट, तो आपको कम्युनिकेशन ईजी लगता है। अगर कोई मुझसे मेरे मदर टंग में बात करेगा तो मुझे अपना लगता है, बराबर है, तो कम्युनिकेशन ईजी होता है। और बहुत सारे ऑप्शन करियर के हैं, तो उस सब में 10 तक का जो सिलेबस है उसका मेल जोल होना चाहिए। तो सब मज़े से पढ़ो और ये ज़िंदगी में कहाँ पे यूज़ होने वाला है वो देखो। बराबर है। तो हर एक को 10वीं तक तो पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद तो चॉइस दिया ही है हमारे इंडियन सिस्टम में, उस हिसाब से। अभी मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। कुछ टेक वालों ने, मतलब एडू टेक जो बोलते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज हैं जो टेक का यूज़ करते हुए बहुत फास्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इनमें अब भी ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों को वो ज़बरदस्ती या एक तरीके से एडवर्टाइज डाल के हैमर करके वो लोग अपना कोर्सेज बेच देते हैं।
और वो बहुत कंट्रोवर्सीज भी सुनाई देने लग गई हैं, और वो कुछ जैसे बायजूस उसके सक्सेस स्टोरीज और उनके ऊपर जो प्रेशर उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर पड़ा है उनके भी हमने कुछ वीडियोस देखे। तो ये जो एजुकेशन फील्ड में हो रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? कोविड था, हाँ, पर्सनल टच नहीं था, कर ही नहीं सकते थे, क्लासरूम में आके नहीं बैठ सकते थे, लेकिन पढ़ना इम्पोर्टेंट है। बराबर। तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म आए, मतलब डिमांड टेक्नोलॉजी बढ़ा, आया, टेक्नोलॉजी आया, बराबर, उसका इस्तेमाल हुआ, बराबर है। लेकिन आप डाउन द लाइन अभी देखो, हाँ, अभी उसका इस्तेमाल कम हो गया है। बराबर। आप समझो अगर कोई भी 11-12 में जेई का या नीट का पढ़ाई वो ऐप से कर रहा है, तो उसमें उसको पर्सनल अटेंशन, पर्सनल टच नहीं मिल रहा है। बराबर। उसमें सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिसिप्लिन। बराबर। अगर आप किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा बैठना पड़ेगा। करेक्ट। 3 लेक्चर कम से कम होंगे, 2 घंटे के या 1.5 घंटे के। बराबर है। बीच में ब्रेक होगा, सर से डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा। बराबर है। उसके बाद आप घर पे आओगे, घर पे आने के बाद आप बाद में आपका जो रूटीन है वो करने के बाद वापस पढ़ाई करने बैठोगे, रिवाइज करने बैठोगे, उसमें से कुछ डाउट क्रिएट होंगे, वापस आप अगले दिन जाके वो डाउट पूछोगे या क्लासमेट से डिस्कस करेंगे, फोन पे करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेरी डालेंगे, उसका आंसर फिर क्लासरूम में मिलेगा। इस सब में ना डिसिप्लिन था। बराबर। मतलब इंसान सोशल एनिमल है, एरिस्टोटल ने कब बोला है। तो वो बच्चे भी इंसान के ही है ना, तो वो सोशल एनिमल है। तो उनको ना वो एक पर्सनल टच, यारी, दोस्ती सब चाहिए। बराबर है। तो उसमें से ना उनका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है। बराबर है। ये अपना इंटरव्यू भी हम जूम पे ले सकते थे, लेकिन इसमें जो अलग मजा है, एक वाइब है, अलग वाइब है। करेक्ट। एक साथ मिले हैं तो एक अलग एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। इवन टीचर और स्टूडेंट में भी वो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है मेरे ख्याल से। मतलब अगर किसी टीचर ने क्लासरूम में क्वेश्चन पूछा और मुझे आ रहा है, मैंने हाथ ऊपर करके आंसर बताया, बराबर है, और याद भी रहता है मैंने आंसर दिया था, मैंने आंसर दिया था, या मैंने गलत दिया था, उसने बराबर दिया था, तो मुझे वो गलत मेरा आंसर समझ में आ गया। करेक्ट है। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन उस उम्र में मुझ में भी कम था, आप में भी शायद कम था। बराबर है। सब उस में कम उम्र में खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। और ये सब ऐप अवेलेबल है इंटरनेट पे, मोबाइल पे, टैब पे। करेक्ट। तो हम उसके पीछे क्या करते हैं वो हमें भी नहीं समझता। करेक्ट है। और कैसे हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। बराबर। और इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दिस हम लोग वो देखते हैं। मतलब कुछ कुछ बच्चे तो मैंने देखा कि 3,500 से 5,000 वाला कोर्स भी खरीदते नहीं है, उसका पायरेटेड वर्जन या तो यूट्यूब पे फ्री वीडियो, करेक्ट, वो देखते हैं। लेकिन समझो अगर आपने न्यूटन के किसी लॉ के बारे में पढ़ा, समझो आपने ग्रेविटेशन के बारे में जेई का पढ़ा बराबर एक लेक्चर में, तो एट द एंड ना यूट्यूब में क्या आ जाता है, सेकेंड वीडियो, हाँ, वो भी उसी चैप्टर का लेकिन हाँ, दूसरे किसी ब्रांड का, बराबर है। तो बच्चा वो भी देखना चालू करता है। मतलब दिन भर बैठ के बच्चे ने जहाँ पे 2 टॉपिक खत्म करने थे पूरे, हाँ, उसमें से 2 टॉपिक का एक सब टॉपिक के वीडियो देखे, बराबर, फिर उसके आंखों में प्रॉब्लम होना चालू होता है। बराबर है। मतलब अभी मैं बोलूँ अगर आप किसी भी क्लासरूम में जाओ 8, 9, 10, 11, 12 के, तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बोर्ड पे, तो वो बाजू में देख के लिखेंगे, फिर हम बोलेंगे नहीं आप आंखें जाके चेक करो, तो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते बराबर इमीडिएटली, या बच्चे बोलते नहीं करना है, बच्चे घर पे जाके नहीं बोलते। लेकिन अगर आप कैंप लगाओगे किसी स्कूल में रैंडमली बराबर, और तभी आपको ये समझ में आएगा चश्मा है, कम से कम 10 से 20 बच्चों को चश्मा है लेकिन उनको पता नहीं है। करेक्ट। तो जो एडुटेक कंपनी है उनका ग्रोथ कोविड के साथ था, कोविड नीचे गया, उनका ग्रोथ ऑटोमेटिक कम हो गया, मतलब उनको ले ऑफ करने पड़े, और फिर अभी वापस क्लासरूम कोचिंग का इम्पोर्टेंस सबको पता चला है बराबर कि क्लासरूम के अंदर बैठने के बाद वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, रोज होमवर्क चेक होता है। करेक्ट है। क्योंकि व्हाट इज इंस्पेक्टेड दैट इज रिस्पेक्टेड। करेक्ट। अगर चेक करने के लिए कोई नहीं है ना, हाँ, तो आप लाइसेंस भी नहीं निकालोगे ना, रेलवे का लोकल का टिकट निकालोगे। करेक्ट है। कोई तो है चेक करने वाला, तो हम काम भी करते हैं बराबर। तो वो एक मोटिवेशन है अलग तरीके का, शायद पॉजिटिव नेगेटिव लोग बोले, लेकिन वो एक है कि मेरा कोई देखने के लिए तो आई विल डू इट। और उस एज में बच्चे को चाहिए ना, चाहिए, क्योंकि उस एज में सेल्फ बिलीव नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता कि हम लाइफ में क्या करने वाले हैं। खुद अगर अपने को मैथ्स अच्छा भी लगता है तो समझ नहीं आता आगे जाके मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा या मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कुछ समझता नहीं है। तो
वो उतना बड़ा डिसीजन है, लेकिन रोज के छोटे छोटे डिसीजन भी बच्चे नहीं ले पाते। बराबर है। आज मैं क्या पढूं, करेक्ट, नेक्स्ट वीक में क्या पढूं, सही है। मेरा एग्जाम कब है, मैं टाइमिंग मेरे कैसे प्लान करूं। Correct. तो वो सब में ना जब भी आप क्लासरूम में आते हो, क्योंकि देखो जो ऑनलाइन अवेलेबल है वही टीचर क्या करने वाला है क्लासरूम में सिखाने वाला है, Correct. लेकिन वो जो पूरा प्लान है ना वो सामने होता है, बराबर, तो एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट होता है करेक्ट, और फिर पढ़ाई बढ़ते जाता है, मजा आता है उसमें। मजा आता है। लॉकडाउन में भी बच्चों ने पढ़ाई किया, अच्छे रिजल्ट्स भी आए किसी किसी बच्चे को, लेकिन उनकी संख्या कम है। बराबर, जिसके पास खुद का सेल्फ डिसिप्लिन था वो पहुंचा, जिसके पास नहीं था, मतलब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं लॉकडाउन के कि एक बच्चा था आईआईटी कानपुर के सीएस तक पहुंचा, लेकिन उसका एक दोस्त था उसने साइंस ही छोड़ दिया, उसके बाद ही वेंट इनटू आर्ट्स। ओके, और वो ये समझ लेके गया कि मुझे साइंस नहीं जमता, ओके, जबकि उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर था ये बच्चे से। हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन न होने की वजह से वो आर्ट्स चला गया। बराबर। शायद वो आर्ट्स में बाद में ग्रेड करेगा, बराबर, लेकिन अभी के जो 2 साल है 3 साल है, जब तक उसके दिमाग में वो चलता रहेगा आई एम अ फेल्यूर, हाँ, और दुनिया भी उसको उसी तरह से देखेगी बराबर कि ही इज अ फेल्यूर। हाँ, करेक्ट, वो घर में भी मम्मी पापा के साथ नजर में नजर नहीं मिला पाएगा। बराबर है। अगर पेरेंट वाइज है तो बच्चे को समझ लेंगे कितने हैं, या कितने पेरेंट्स को पता है कि कैसे बिहेव करना है ऐसे टाइम पे बच्चों के करेक्ट साथ। है। तो इसके लिए एडटेक कंपनीज का जो एक माहौल था, दौर था, वो कम हो गया। वापस अगर ऐसी कुछ चीजें आ गई तो वापस वो बढ़ेगा, वापस वो कम होगा, ऐसे होते रहेगा। लेकिन अभी मिक्स तो हुआ ही है, मतलब टेक और ये, क्योंकि आप हाँ। बोर्ड की जगह स्क्रीन्स देख रहे हो, होमवर्क्स ऑनलाइन जा रहे दैट हैं। इज द गुड पॉइंट, दैट इज द गुड पॉइंट कि ब्लैक बोर्ड के जगह पे करेक्ट, अभी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है। करेक्ट, टीचर जो पहले बुक में पढ़ के सिखाता था, बराबर, अभी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के सिखा रहा है। कूल, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में वीडियो दिखा के सिखा रहा है, बराबर है, या प्रैक्टिकल करवा के सिखा रहा है। बराबर, सो ये पॉजिटिव चीज़ें भी है। बराबर, इसका ये वही है कि पहले जो चीज़ें हमें महंगी लगती थी बराबर, या टाइम कंज्यूमिंग लगती थी टीचर को, बराबर, वो अभी बिकॉज ऑफ कोविड बराबर, कंपलसरी उनको करना पड़ा, बराबर, और कंपलसरी करना पड़ा तो करने के बाद वो इजी लगने लगा बराबर है, पिछले वाले जो तरीके थे सिखाने के बराबर। उससे। बराबर। तो मैंने जो पहले एक बात बोली थी, हम्म, यहाँ पे ना एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा रोल टीचर का है। बराबर, उसको खुद को बदलना पड़ेगा। बराबर, मैं सीखा हूँ मेरे कुछ अच्छे टीचर्स को देख के, बराबर, कैसे बात करना है, कैसे सीखना है। करेक्ट, मैं फादर वॉज अ टीचर, ओके, तो उनको देख के मैं सीखा हूँ। तो रोल मॉडल पहला अपना कौन होता है? अपने मम्मी डैडी। बराबर, मेरे नसीब से मेरे डैडी ही टीचर थे, और बाकी सब टीचर्स भी मेरे इर्द गिर्द जो थे करेक्ट, वो अच्छे थे। तो मेरे रोल मॉडल ज़्यादा कौन है? टीचर्स है, और आपके भी रहेंगे। करेक्ट है, हर एक का कोई ना कोई, अगर कुछ हो, मम्मी पापा के बाद कौन आपको बहुत अच्छा Correct, लगता है? correct, correct. तो ये मैडम, ये हाँ, सर ये मुझे teacher, अच्छे लगते बराबर हैं। है। कभी कभी आपके स्कूल का प्यून भी आपको अच्छा लगता है, हाँ, करेक्ट, वो भी हमें कुछ सिखा के जाता हाँ, है। करेक्ट, तो या वो 10th जिस के एक हिसाब से मराठी के help बुक करता में, है। 10th के एक मराठी के बुक हाँ, में हाँ, यहाँ के ये अरविंद जगताप, हाँ, उनका एक चैप्टर है कि वो जो प्यून है वो बात कर रहा है बच्चों के साथ, ओके, मतलब उनका आत्मचिंतन बच्चों के साथ है, ओके, तो वो बहुत सिखा के जाता है। ओके, तो कोई भी आपका रोल मॉडल हो सकता है। आप क्लासरूम में आओ, वो बंदे को खड़े रह के बात करना देखो, वो जितने आसानी से वो एप्पल न्यूटन का नीचे गिरने के बाद अपने लाइफ में क्या खलबली होगी ये सिखाएगा, वो देखने के बाद और मजा आएगा। हम लोग खाली न्यूटन का वो एप्पल गिरना नहीं सीखेंगे, वो बात कैसे कर रहा है, उसका हैंड का मूवमेंट कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने, उसके चेहरे पे खुशी है या टेंशन है, ये सब बच्चा देखता है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है जब भी आप क्लासरूम कोचिंग में आते हो। मतलब वो ह्यूमन टच होना, दैट इज बहुत इम्पोर्टेंट। अभी मैं इसे अलग दिशा में लेके चलते हैं। एक तो किसी बच्चे को एग्ज़ाम फेयर आजकल बहुत है, कुछ बच्चों को अभी सुसाइडल हम देख रहे हैं एक्टिविटीज़ कुछ बच्चे करते हैं एग्ज़ाम फेयर से। कई लोग ड्रॉप्स लेते हैं कि मैं वापस रिपीट करूँगा, एग्ज़ाम फेयर ही होता है। मुझे भी था एग्ज़ाम फेयर, मैंने भी बीच में ड्रॉप लेने की सोची और ये सब। तो वो कैसे आदमी बचे एग्ज़ाम फेयर से, और जो पेरेंट्स प्रेशर देते हैं बच्चों पे कि बाजू का लड़का देखो वो इंजीनियर बन गया, तुम नहीं बन पाया एंड एवरीथिंग, तो इस सब से कैसे ये रखने का, और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? एग्ज़ाम प्रेशर हमेशा होता है, थोड़ा होना भी चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई 80 to 90% स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं। बराबर है, एग्ज़ाम है तो पढ़ेंगे। बराबर, हाँ, तो एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए समझो आपको पिकनिक जाना है, तो आप क्या क्या प्रिपरेशन करते हो? कपड़े तो पहले लेते नहीं,
पहले आप डेस्टिनेशन डिसाइड करो कि करेक्ट मुझे है, कहाँ हाँ, जाना है, करेक्ट है, फिर कब जाना है, बराबर, डेट, अभी वो टाइम कब है और मैं अभी कहाँ पे हूँ। बराबर है, अभी आप बड़े हो तो हाँ। आपको फिनेंशियल प्लानिंग भी देखना है बराबर है, कि मुझे अगर सिंगापुर जाना है, डिज्नीलैंड जाना है, हाँ। तो कितने पैसे है, कब जाऊंगा, चलो 2 साल के बाद जाऊंगा, बराबर, तो क्या सेविंग करना है, क्या काम करना है, इनकम कहाँ से बढ़ाना है, और फिर वो बाकी के बथेड़े बराबर मतलब है। प्लेन के टिकट, वीज़ा वगैरह सब वो आता है। तो वैसे ना प्लानिंग आपको एग्ज़ाम के लिए भी करना पड़ता है बराबर, कि मेरा जो 10th का एग्ज़ाम है वो कब है, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम कब है। अभी आप 12th के साइंस के बच्चों को हम लोग लेते हैं बराबर, क्योंकि उनको खाली एक एग्ज़ाम नहीं देना, बराबर है, उनको जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में देना है, ओके, फेब में उनका बोर्ड का एग्ज़ाम चालू हो बराबर जाएगा, है, मार्च में वो ख़त्म होगा। बराबर, सीईटी का एग्ज़ाम उनका 16 अप्रैल को है, करेक्ट, मतलब 15 मार्च को बोर्ड खत्म हो गया, 16 अप्रैल को सीईटी का एग्ज़ाम CET चालू होने वाला है, लेकिन 1 अप्रैल से जेई का सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, अभी वो बच्चे को ये 4 एग्ज़ाम अगर प्लान करने हैं, ओके, उसको 10वीं जैसे ख़त्म होता है उसके बाद प्लान करने हैं, ओके, तो वहाँ से मुझे कितने महीने मिल रहे हैं, बराबर, मैं कहाँ पे कोचिंग करूँगा, बराबर, क्लासरूम कोचिंग, बराबर, मैं कौन से कॉलेज जाऊँगा, करेक्ट, मेरा ट्रैवल टाइम कितना होना चाहिए, बराबर है, ये तैयारी एग्ज़ाम की वहाँ से अगर शुरू हुई सही, और आपने एक बराबर हैंड होल्डिंग के लिए किसी मेंटर को लिया बराबर, साथ में, बराबर, तो वो मेंटर के हेल्प के साथ आप पूरा जर्नी प्लान कर सकते हो बराबर है, कि मुझे कितना सिलेबस कहाँ तक ख़त्म करना है, ये मेरा कौन सा कोचिंग क्लास ख़त्म करके देगा, बराबर है, उसके बाद मुझे टेस्ट कब देने हैं, मेरे बराबर। टेस्ट कौन लेगा। बराबर, तो मुझे एज अ स्टूडेंट ये सोचने का ज़रूरत नहीं है, बराबर, मतलब एक अगर किसी ने पूछा कि कोचिंग क्लास का ज़रूरत क्या है, बराबर है, तो ये ज़रूरत है कि आपको क्योंकि यहाँ पे अगर मुंबई में हम देखें तो बोर्ड का सिलेबस कॉलेज के टीचर से ख़त्म नहीं होता, एंड दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड वो ख़त्म करने के लिए। तो आपको सीईटी के लिए कौन प्रिपेयर करेगा, बराबर है, आपको जेईई के लिए कौन प्रिपेयर करेगा, बराबर। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, बराबर, एग्जाम देना है ना मुझे, हाँ, हाँ, तो कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, बराबर, मेरे हेल्थ के लिए कौन से अच्छे हैं, बराबर, मेरा जो शॉर्ट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपोजिट रेट, इसके हिसाब से क्या सब्जेक्ट मुझे लेने चाहिए, कौन सा बराबर। स्ट्रीम लेना चाहिए, बराबर, वहाँ से वो एग्जाम का जर्नी चालू होता है। बराबर, तो कोचिंग क्लास का इंपॉर्टेंस इस वजह से है बराबर, कि कोचिंग क्लास आपको पूरा आपका 2 साल का जर्नी प्लान करके देगा, बराबर है, साथ में आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा टीचर बराबर। का सिखाने वाला, बराबर है, और साथ साथ में एग्जाम होते जाएंगे। करेक्ट, तो मुझे पता है कि मेरा प्लानिंग क्या करना है। बराबर है, आप देखो सीधी बात है, 2023 के वर्ल्ड कप के लिए हम्म, तैयारी आप जैन में चालू करोगे, बराबर, जैन 23 में, या लास्ट वर्ल्ड कप के आने के बाद उसका रिव्यू करने के साथ ही चालू होता है। बराबर है, सो 10th के एग्जाम के बाद ही आपका वो जर्नी एग्जाम का चालू होता है। बराबर है, आप जितना जल्दी चालू करोगे हाँ, उतना जल्दी वो प्रेशर हटेगा। बराबर, एक अच्छा कोचिंग क्लास या एक नॉर्मल कोचिंग क्लास, हाँ, लेकिन एक मेंटर आपके साथ होना चाहिए हैंड होल्डिंग के लिए। करेक्ट है। भरत सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12th के बाद या 12th के दौरान कौन से एग्ज़ाम्स देने चाहिए साइंस में, इंजीनियरिंग लेने के लिए या मेडिकल लेने के लिए, और बाकी कॉमर्स और आर्ट्स में आपको क्या क्या एग्ज़ाम्स के स्कोप हैं? 10th के बाद अगर आप 11-12 साइंस करना चाहते हो हम्म, तो बेसिकली आपको इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सीईटी का, तो बराबर, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम प्लस सीईटी। ओके, अगर आपको आईआईटी एनआईटी ओके, में जाना है ओके, तो आपको देना पड़ेगा जेईई का मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट एंड जेईई एडवांस। ओके, तो ये 3 एग्ज़ाम है अलॉन्ग विद द बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो जेईई में भी 2 पेपर होते हैं, ओके, एक इंजीनियरिंग का और एक आर्किटेक्चर के लिए, ओके, और सीईटी भी होता है ओके। आर्किटेक्चर का। ओके, होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, ओके। अभी आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस करके होटल मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो, ओके, तो उसके लिए भी 2 टाइप के एग्ज़ाम है, ओके। एक स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीईटी का, एक नेशनल लेवल पे भी एग्ज़ाम है होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस के लिए। बराबर, अगर आपको लॉ करना है तो आप तीनों चीज़ें करके, पहले बीए एलएलबी था ना, हाँ, मतलब बीए करने के बाद आपको एलएलबी करना है। बराबर है, अभी आपको 12 के बाद ही क्लैट का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ओके, उससे आप सीधा एडमिशन ले सकते हो लॉ के पढ़ाई के लिए। बराबर, मेडिकल जाना है तो आपको कंपल्सरीली मेडिकल का एंट्रेंस देना पड़ेगा जो नेशनल लेवल पे ही होता है, ओके, नीट का एग्ज़ाम। ओके, अगर आपको फार्मेसी जाना है हम्म, तो फार्मेसी आपको नीट से भी जा सकते हो और आप सीईटी से भी जा सकते हो, पीसीएम या पीसीबी से, ओके, स्टेट लेवल के कॉलेजेस में। ओके। नीट से भी आपको स्टेट लेवल के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। बराबर है, आर्ट्स करने के बाद आपको अगर यूपीएससी वगैरह जाना है तो बीए के बाद, लेकिन आप कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी एमपीएससी आप
कर सकते हैं। यानी कि एक साइंस ग्रेड भी यूपीएससी एमपीएससी कर कर सकता है। सकता है, कॉमर्स ग्रेड भी कर सकता है, और कोई भी आपका कोई भी ग्रेजुएशन होने दो। लेकिन सर एक देखा गया है कि यूपीएससी एमपीएससी है ना, स्टेट वाइज होता है। मतलब आप नॉर्थ के बच्चों को पूछोगे, खासतर आप पूछोगे यूपी के बच्चों को या दिल्ली साइड में, तो सब यूपीएससी करना चाहते हैं। हाँ। और जो साउथ में आओगे या आप गुजरात जाओगे तो सब बिजनेस करना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे सब सरकारी नौकरियाँ करना हाँ, चाहते हैं महाराष्ट्र या में, इंजीनियर बनना चाहते हैं या महाराष्ट्र डॉक्टर, में, हाँ। या डॉक्टर। तो ये ऐसा कैसे हो गया है कि वो क्या है ना, देखो आप आर्किटेक्चर बने, हाँ, क्यों बने? इंजीनियरिंग इतनी पसंद नहीं थी, पसंद आर्ट नहीं पसंद थी। था, हाँ। और थोड़ा सा इंजीनियरिंग का कीड़ा तो था। 10वीं के बाद ना, मतलब वो मतलब एकदम रॉ है। हाँ करेक्ट है। मतलब मैंने जो देखा है हाँ, बच्चों में, हाँ, यार किसी को पूछोगे क्या बनना है, हम्म, तो इंजीनियर बनना है। बराबर है। क्यों हाँ, बनना है? नहीं, वो साइंस 2 में बायो अच्छा नहीं लगता। हाँ, हाँ, जिसको मैथ्स नहीं अच्छा लगता लेकिन साइंस अच्छा लगता है, वो बोलेगा आई विल गो फॉर मेडिसिन। करेक्ट। अभी जिसको मेडिसिन के नीट के उतने मार्क्स नहीं आएंगे तो हाँ, वो जाएगा फार्मेसी। फार्मेसी में। और जिसको जेई का नहीं पता आगे या नहीं हुआ पढ़ाई उससे, तो वो जाएगा इंजीनियरिंग स्टेट लेवल के कॉलेज में। बराबर। अल्टीमेटली ये पता ही नहीं है कि खुद का जो माइंड का व्हील है हाँ, वो क्या है। बराबर, तो अपने यहाँ पे डिसीजन वैसे होते हैं, या तो फैमिली प्रेशर की वजह से डिसीजन होते हैं। बराबर है। मतलब हम देखते किसी को काम करते हुए उसको Correct. ज़्यादा पैसा और इज्जत मिल रहा है, हाँ, पैसा भी ठीक ठीक लेकिन इज्जत ज़्यादा इज्जत मिल रहा ज़्यादा है, मिल रहा है। तो वो ना कॉम्बिनेशन बैठ जाता है हाँ। पेरेंट के दिमाग में या बच्चे के दिमाग में, मुझे ना इसके जैसा जिंदगी जीना बराबर है। है, करेक्ट है। और फिर उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन बनता है बराबर कि है। व्हाट आई विल डू इन माय प्रोफेशनल करियर, तो उसके हिसाब से मैं क्या एडमिशन। लेकिन जब मैं था 12th में तो मुझे एक्सपोजर सिर्फ मेडिकल का था, इंजीनियरिंग का था, आर्किटेक्चर भी नहीं था नहीं था। इनफैक्ट। और मुझे यूपीएससी के बारे में मालूम ही नहीं था। हाँ, मतलब आप गवर्नमेंट देखिए, सर्विसेज के बारे में मालूम ही नहीं नहीं था। था, ऑल्दो सेंट्रल बोर्ड था। सेंट्रल बोर्ड था। हाँ। वो कैसे होता है ना, आपके आजू बाजू में क्या है, करेक्ट, आप जाइए यूपी बिहार जाइए, करेक्ट। वहाँ के बच्चों को जो जिलाधिकारी है, हाँ, कलेक्टर, करेक्ट, फिर और बाबू लोग है, करेक्ट है। तो मुझे वो ना बाबू वाला जीवन जीना है बराबर। कि बाबू लोग को ना सब लोग इज्जत देते हैं। वहाँ पे क्लासेस भी हर जगह यूपीएससी के लगे हुए हैं, पूरे बैनर्स लगे हुए हैं पूरा जगह पे क्लासेस में, बाकी सिर्फ आप वहाँ पे यूपीएससी। देखो इंडस्ट्रियल क्या रिवोल्यूशन है, करेक्ट है, कम है। जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या, बराबर, खेती बाड़ी में कुछ रखा है क्या। करेक्ट। हाँ, तो जिसको जीना है ना उसको एक्चुअली फ्रीडम चाहिए सिस्टम से, बराबर, या तो सिस्टम के ऊपर कंट्रोल चाहिए। करेक्ट। अब ये फ्रीडम और कंट्रोल बाबू लोग के पास है यूपी बिहार में ज़्यादा, बराबर। ऐसे देखा गया है उनको। हाँ, तो वो सोचते हैं कि मैं ऐसे बनूंगा। जौनपुर में जाफराबाद में एक गांव है हाँ, जहाँ पे हर घर में एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर है। सोचो, एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हर घर में एक ऐसे आईएएस ऑफिसर है। ऐसे सोचो। महाराष्ट्र में एक गांव है हाँ, कि वो गांव में हर एक घर में एक बच्चा आर्मी में है। अच्छा, करेक्ट, करेक्ट, ये बात बराबर है। तो मैं देखूंगा अभी, लाइक लेट्स एक एग्जांपल ऑफ माय फादर, तो वो सोचते थे, उन्होंने उनके 10th के टाइम पे एक डॉक्टर के यहाँ पे कंपाउंडर का काम किया था। बराबर, तो वो कंपाउंडर उनके सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बराबर, और इंसान भी अच्छा था, तो उनका रोल मॉडल बन गया। बराबर, तो ये तो डॉक्टर नहीं बन पाए, बराबर, तो इनकी इच्छा थी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। करेक्ट है। सो अपने यहाँ पे करियर के डिसीजन ऐसे मोस्ट प्रोबेबली लिए जाते हैं 80 to 90% घरों में, बराबर, प्लान नहीं किया जाता। बराबर है। अपना करियर प्लान करने का टाइम और वो समझ अभी पेरेंट पे आने चाहिए, बराबर, क्योंकि अभी मैक्सिमम पेरेंट का, अगर हम लोग कोई तहसील लेवल का भी गांव देखेंगे, तहसील लेवल का, तो भी मम्मी डैडी का एटलीस्ट 10 तो हुआ रहता है, बराबर, मिनिमम टू करेक्ट मिनिमम। है। तो उनको थोड़ा पढ़ना लिखना आता है, बराबर है, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, बराबर, तो उन्होंने थोड़ा ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे का करियर प्लान करने के लिए मुझे कौन कौन लगेगा। तो मुझे एक करियर काउंसलर लगेगा, मुझे एक मेंटर लगेगा, मुझे एक फाइनेंशियल प्लानर भी लगेगा, कि अगर मुझे मेरे बच्चे को ये सिखाना है तो उसके लिए इतना फीस गवर्नमेंट में है, अगर ये गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा तो प्राइवेट कॉलेजेस में कितना फीस है, मेरा कैटेगरी क्या है, ये सब बताने के लिए ये लोगों का सपोर्ट लगेगा। तो अभी करियर आपके प्लान होने चाहिए, ना कि किसने क्या किया। हाँ, रोल मॉडल होना चाहिए, बस जरूर, उसके हिसाब से भी वो बनता है, बराबर, इंस्पायरेशन लेकिन तो हो चाहिए। अगर फेल्यूर आया बराबर, इसी चीज में, तो हाउ टू होल्ड माई सेल्फ करेक्ट, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, करेक्ट, और मुझे बाकी के ऑप्शंस क्या है। बराबर है।
क्योंकि क्या होता है, जब मैं भी 12th में था मेरे एक दोस्त को भी सुसाइडल ये टेंडेंसी हुआ था। हाँ। क्योंकि मैं नेवल बेस में रहता था, डैड नेवी में थे, हमें सिवाय इंजीनियर और मेडिकल के दुनिया में कुछ और होता भी है ये मालूम भी नहीं था। तो उसमें अगर आपको वो 80% नहीं मिला, और तब मुश्किल होता था, आजकल तो बहुत 80% मिल जाता है। सीबीएसई में मेरे को याद है मेरे टाइम में टॉपर 89% टॉपर था। तो 80 नहीं मिला तो आदमी कहीं का लायक नहीं रहेगा, ये उसे सेल्फ डिसबिलीव होता था और वो उस टेंडेंसी में चले जाते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे। बहुत सारे करियर है। एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, साइंस करने के बाद साइकोलॉजी लेके आर्ट्स में एजुकेशन ख़त्म किया। ओके। उसके बाद एमए इन साइकोलॉजी किया। ओके। अभी वो स्टूडेंट जो है अब भी शी इज़ विथ टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर फॉर काउंसिलिंग ऑफ रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट हु डायग्नोज्ड विथ कैंसर। कूल। पैकेज भी अच्छा है, बराबर है, और काम भी बहुत अच्छा है। काम भी अच्छा है, मतलब ऐसे देखोगे तो पुण्य का काम है। बराबर, सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, पैसा भी मिल रहा है। बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, मतलब स्कोप किस में है, तो आप कुछ भी निकालो, मतलब आप एक बकेट ले लो, सब करियर के नाम चिट्ठी डाल दो उसमें, कोई भी उठाओ, उसमें स्कोप है। बराबर है। आप उसके लिए बने हो क्या, वो आपको ढूंढना चाहिए। मतलब आपको पहले खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। बराबर है। वो देखने के बाद आपका करियर प्लान होना चालू होता है। रादर हाँ चलो ये भी ठीक है कि मेरे फैमिली में ये है, इसको इतने लाख का पैकेज मिला, इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, वो अभी सिलिकॉन वैली में है या वो इन्फोसिस में है, इधर है उधर, उसको लाखों का पैकेज है। हाँ, इट्स अ गुड मोटिवेशन। अपने टाइम में आप जो अभी बोल रहे हो वैसे ट्रेंड्स भी होते थे। जैसे जब मैं 12th कर रहा था तब मैकेनिकल का बहुत ट्रेंड था। हाँ। कि मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ, काम तो मिलना ही मिलना है। तब तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर के बारे में सोचता भी नहीं था कि वो बन जाए। उसके बाद कंप्यूटर का ट्रेंड आया या इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड आया, फिर मैकेनिकल कम होते गया। तो ये ट्रेंड हमेशा फ्लक्चुएट होता ही रहता है। वो ट्रेंड अभी बस पहले अपने टाइम पे थे कि चाचा मामा रिलेटिव्स या अपने नज़दीकी रिश्तेदार वो हमें ट्रेंड बताते थे। अभी यूट्यूब है। हाँ, करेक्ट। उस पे ट्रेंड फ्लोट होते हैं। बराबर है। और फिर न्यूज़ में आता है इसको इतना पैकेज मिला, उसको उतना पैकेज मिला, तो पैकेज के हिसाब से ट्रेंड होने लगा है। बराबर है। लेकिन आपको ये देखना है कि वो मुझे सूट होता है क्या। बराबर। और बच्चे ने फिर कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए 12th में मार्क्स मिलने के बाद भी, जब उसे कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए या 12th में भी कौन से कॉलेज जाऊँ, ये सिलेक्शन ऑफ कॉलेज कैसे होना चाहिए? अभी सबसे बड़ी दिक्कत है ना इसमें, वो है एज। ओके। कि 12th के बच्चे का उम्र कितना होता है? 18। हाँ वही, 18 भी नहीं, 17 16 17 18। हाँ हाँ, अभी भी टीनेज चालू है। हाँ, मतलब अभी वो अडल्ट नहीं हुआ है। बराबर है। ही इज एट एडोलेसेंट स्टेज। बराबर। लेकिन इस उम्र में मुझे भी ऐसे हुआ था, आपको भी ऐसे हुआ रहेगा कि ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं। हाँ। लेकिन हमें लगता है अपुनिज भगवान है। तो उस टाइम पे ना हम सलाह कम सुनते हैं। बराबर। तो उस टाइम पे एक्चुअली आपको एडमिशन प्रोसेस को समझ के लेना है, हर एक रूल को। ओके। आपको जो मार्क्स आए, समझो एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियरिंग का, सीईटी का। बराबर। आपको सीईटी में परसेंटेज आए समझो 95। बराबर। अभी पेरेंट्स को क्या लगेगा, मेरे बच्चे को 95। बराबर। बच्चे को क्या लगेगा 95। वही। लेकिन वो बच्चा जब भी कैप प्रोसेस के लिए रजिस्टर करेगा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, उसके बाद उसको मेरिट लिस्ट नंबर मिलेगा। बराबर। अगर मेरा जनरल मेरिट लिस्ट नंबर 95% पे अगर 12,500 आया तो मुझे टॉप के कॉलेज में CS कंप्यूटर साइंस मिलेगा क्या? अभी मुझे तब ये भी देखना है कि गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लास्ट ईयर का कट ऑफ लिस्ट भी दिया है फर्स्ट राउंड का। बराबर। तो मुझे वो भी देखना है। बराबर। कि लास्ट ईयर में ये मार्क्स को कौन सा कॉलेज मिला। बराबर है। जो कॉलेज मैं सोच रहा हूँ, मतलब इजी क्या है बच्चों के लिए, अगर दिमाग नहीं लगाना है, डेटा एनालिसिस नहीं करना है। अभी तो डेटा एनालिसिस में भी इंजीनियरिंग आ चुका है। बराबर। डेटा साइंस में। करेक्ट करेक्ट। अगर बच्चे को क्या करना है, बच्चे को सीट मैट्रिक्स देखना है, बराबर, खुद के मार्क्स देखने हैं, बराबर, लेकिन मार्क्स से ज़्यादा उसको बाद में वो मेरिट लिस्ट नंबर देखना है। बराबर है। उसका जो मेरिट लिस्ट नंबर है उसके हिसाब से उसको लिस्ट बनाने हैं कि कौन से कॉलेज में मुझे नहीं मिलेगा, बराबर, फिर कौन से कॉलेज मिलेंगे, बराबर, तो मिलेंगे और कौन से ऐसे वर्ष पे है कि आई एम ऑन अ बाउंड्री, मिलेगा नहीं मिलेगा, बराबर, तो ऐसे कॉलेज का लिस्ट निकालना है। उसके बाद देखना है कि चलो कॉलेज तो निकाला, लेकिन मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग है, बराबर, कि जिसमें मैं एक्सेल करूंगा। बराबर। सीधी बात है, अभी ट्रेंड चालू है कंप्यूटर साइंस का,
दुनिया बोलती है आई विल डू कंप्यूटर साइंस, बराबर है। तो किसी भी बच्चे को पूछोगे तो 10वीं के बाद बोलता है आई विल डू IIT, बराबर है। एडमिशन लेता है। 11th जब भी खत्म होता है ना, तभी उसको समझ में आता है कि IIT अपने बस की बात नहीं है। बराबर अभी ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है उसके लिए। बराबर पेरेंट्स ने तो पैसे भरे, बराबर। वो बोलेंगे देख तू रिजल्ट दे, हाँ क्लास वाले को तो हम बोल नहीं सकते, बराबर कोई तो पढ़ रहा होता है क्लासरूम में। बराबर है। तो बच्चे को ये बोलने को प्रॉब्लम है कि नहीं पापा मुझे नहीं जम रहा है, हाँ दिस बिल्ड्स अ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन हिम, करेक्ट और वो बोल नहीं पाता ना, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट उसका चालू होता है। बराबर तो ऐसे टाइम पे ना बच्चे से बात करना इंपॉर्टेंट है। बराबर अगर अभी बात नहीं करोगे तो रिजल्ट के बाद वो ज़्यादा प्रेशर में आता है, बराबर कि 95% है, परसेंटाइल है, 12,500 रैंक है, लेकिन अभी भी COEP नहीं मिल रहा है, बराबर अभी भी VJTI में CS नहीं मिल रहा है, बराबर है अभी भी SPP में नहीं मिल रहा है, बराबर है शायद और किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, बराबर। तो मैं क्या करूँगा? वही बहुत और प्रेशर है। हाँ, और वो बच्चे को ऐसे होता है अभी मैं किसका हाथ पकड़ूँ, बराबर क्योंकि कोचिंग क्लास वाले 12th के बाद हाथ छोड़ देते हैं, बराबर। कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं करवाता। बराबर ऐसे टाइम पे एडमिशन काउंसिलर हेल्प में आता है, बराबर। जो साइकोलॉजिकली एंड विद डेटा ओके आपकी हेल्प करेगा कि अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। ओके मतलब एक बच्चे को कुछ 82 परसेंटाइल मार्क्स था, बराबर करना था CS, बराबर। अभी 82 में उसको कहाँ पे अच्छे ब्रांड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? अगर ABC, हाँ। बच्चे ABC होते हैं ना, बराबर। हमने बोला हाँ कॉलेजेस भी ABC होते हैं, बराबर है तो कौन से में मिलेगा? तो वैसे टाइम पे उसका एक साइकोमेट्री का एग्जाम करवा के उसको ये समझाया गया कि भाई तुझे ना केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। बराबर उसने माना कि हाँ केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बराबर। तो उसको प्रूफ मिला, बराबर। तो उसने बोला कि मैं केमिस्ट्री साइड में जितनी इंजीनियरिंग है उसमें मैं टटोल के देखता हूँ। फिर उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिला 82% पे, वो कॉलेज स्टेट में सेकंड पे आता है ICT के बाद, और उसको TFWS ट्यूशन फी वेवियर स्कीम, मतलब उसका फीस ट्यूशन फी पूरा माफ हो गया। ओके अभी वो टाइम पे उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर आपने फॉर्म कैसे भरा था? एक बच्चे को तो मेरे से ज़्यादा मार्क्स है, हाँ OBC में ही है मेरे कैटेगरी में, हाँ हाँ लेकिन उसको TFWS नहीं मिला। बराबर मैंने बोला एक ऑप्शन फॉर्म में तूने एक टिक किया था, वो उसने नहीं किया होगा, उसको पता ही नहीं होगा इसका मीनिंग क्या है। बराबर है। करेक्ट करेक्ट। तो आप ये सोचिए कि 12th के बाद आपने मेहनत किया, आपने मार्क्स भी लेके आए, हाँ लेकिन उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस का मेन खेल है ना, वहाँ पे आप चूक गए। बराबर आपने क्या किया? यूट्यूब पे गए, आपने वीडियोस 10-12 देखे कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बराबर आपने वो नाम लिए, कोड बराबर। देखे, बराबर। आपने वो 10 के कोड डाले, फिर आपको पता चला अरे 100 कोड डालने हैं, तो बराबर। आपने सोचा कि 50। या बराबर। यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे हैं यूट्यूबर हाँ कि जो बोलते हैं कि हम आपको लिस्ट बनवा के देंगे, बराबर। तो एक कॉमन लिस्ट डाल देते हैं कि ये 20-25 कॉलेज अच्छे हैं, वो देख के बच्चा डाल देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मतलब वो प्रेफरेंस लिस्ट है, वो Correct. ऑप्शन फॉर्म नहीं है। करेक्ट प्रेफरेंस मतलब अगर मुझे समझो कतरीना के साथ शादी करना है, हाँ मेरे पास 5 हीरोइन के ऑप्शन है, तो कतरीना 5वां ऑप्शन होना चाहिए कि पहला ऑप्शन होना चाहिए? पहला होना चाहिए ना। तो बच्चे क्या करते हैं 50 का ऑप्शन डाल देते हैं। ओके शायद कभी कभी उनके एडमिशन तक पहुंचने तक, मतलब वो एल्गोरिदम वाला प्रोग्राम है, वहाँ तक आने तक वो कॉलेज ख़त्म भी हो जाता है जहाँ पे इनका मार्क्स की वजह से एडमिशन हो सकता था। बराबर है जैसे वो बच्चे का TFWS वो कॉलेज में होता था बराबर। अगर उसने वो टिक बराबर किया होता। बराबर है तो बच्चे लिस्ट बनाते हैं ऑन पेपर, फिर जाते हैं साइबर कैफ़े या बराबर खुद के मोबाइल में बैठ के डालते हैं। साइबर कैफ़े वाले का काम है बस बैठ के ओपन करके, भाई तूने लिस्ट दिया है, मैं लिस्ट डाल रहा हूँ, ये देख बराबर है क्या, सब है, ओके है तेरे लिए, हाँ प्रिंट निकालो, पैसा ले लो, फॉर्म भरने का दे दो। काउंसिलिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बराबर वहाँ पे एक्सपर्टाइज लगेगा बराबर है और बैठ के डेटा निकालना पड़ता है बराबर। हर एक बच्चे के कैटेगरी वाइज, बराबर जोन वाइज। बराबर। ये जोन भी है ना, बराबर मुंबई यूनिवर्सिटी अलग है, पुणे अलग है, बराबर है फिर कोटा भी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, करेक्ट वो करेक्ट सब देखना पड़ता है। बराबर ये बिना देखे आप एडमिशन जाओगे तो आपको तुक्के में कॉलेज मिलेगा। बराबर है अच्छा मिला तो चलो ठीक है, बुरा मिला तो बराबर। तो इसके लिए काउंसलर्स ये कहाँ मिलेंगे पेरेंट्स को? ये उनको वैसे तो बहुत कम है, हाँ लेकिन आप कांटेक्ट करोगे मुझे तो आई कैन हेल्प यू आउट उसमें। ठीक है, मैं आपका हाँ। डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कॉन्टैक्ट्स। मैं दूसरा एक और विषय पे आते हैं कि आजकल जो एजुकेशन ड्रेन कह रहे हैं, यानी कि यहाँ हम पढ़ते हैं, पूरा एजुकेशन इंडिया करवाता है और कमाने के लिए या उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फॉरेन में जाके करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स
हायर ग्रेजुएशन के लिए या एमबीए के लिए, एमएससी के लिए या डॉक्टरेट के लिए जाते हैं फ़ॉरेन, और वो कभी वापस नहीं आते। मतलब स्पेशली अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये मेरे भी लगभग 60% दोस्त सारे अब्रॉड हैं। ये वापस इंडिया को मतलब उस नज़र से देखते भी नहीं चाहते। हाँ, आना भी नहीं चाहते। लाइफस्टाइल उन्हें वहाँ की पसंद आ जाती है, यहाँ वो आना भी नहीं चाहते। तो इस तरीके से इंडिया का वो लॉस नहीं आप समझ रहे हैं कि हम सिखा के पढ़ा करके यहाँ तक आर्किटेक्ट बनाने का खर्चा इंडिया कर रहा है और जाके सर्विसेज आप अमेरिका को दे रहे हैं। इसमें दो चीज़ें एक, चलो एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट वो उनका काम करे, बेसिक जो मूलभूत शिक्षा का अधिकार है करेक्ट वो अपने नागरिक को दे रहे हैं, बराबर है, बच्चा पढ़ भी रहा है, बराबर, फिर बच्चा उधर जा रहा है, बराबर, अभी बच्चे का दूसरा भी अधिकार है ना, हाँ, जॉब, बराबर, और जॉब में मिलना पैसा, बराबर, और उसके बाद तरक्की। बराबर, वहाँ पे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी है बराबर, तो हम उसको ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो वापस इंडिया आ। करेक्ट है। अगर उसने पूछा ठीक है मैं आता हूँ, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट, मतलब ये देखो सीधी बात है कि अगर आईटी वाले बंदों को जॉब चाहिए बराबर, तो वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे खाली बेंगलोर है, बराबर है, या पुणे है, बराबर, या तो हैदराबाद है, Correct. या तो थोड़ा सा नोएडा है। बराबर, बिहार में क्यों नहीं है, यूपी में क्यों नहीं है? बराबर है। कोशिश हो रही है, अभी तक इतना हाँ, नहीं है। तो वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट उस पर, हाँ कोशिश हो रही है, हाँ, उसमें ज़्यादा स्पीड आने की ज़रूरत है, बराबर है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा उनसे कम रहेगा, 19-20 रहेगा, ओके, तो भी वो बच्चे यहाँ पे करना चाहेंगे। उनको खाली जॉब नहीं करना, कोई भी जॉब लगने के बाद पहले शादी करता है, खुद का बराबर। फैमिली स्टार्ट करता बराबर है, है। फिर वो फैमिली में जो बच्चा है ना उनका एजुकेशन, बराबर है, बराबर। हाँ, तो ये सब पूरा प्लान होगा ना, हाँ, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं, बराबर। बहुत सारे आए भी है। आपका कहना है कि एजुकेशन फॉर अब्रॉड में ज़्यादा अच्छा है इंडिया से? ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ओके, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, यहाँ का अच्छा वहाँ का अच्छा। आप देखिए ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर कहाँ से? यूएसए से। हाँ, क्यों? उन्हीं का अवार्ड है। नहीं, उनका नहीं, वो तो यूरोपियन कंट्रीज में से आता है हाँ, नोबेल प्राइज, ओके, क्योंकि वहाँ पे ना फ्रीडम है ओके, अलग सोचने के लिए, बराबर है, अलग सोचने के लिए। गॉट इट, नया कुछ ढूंढा तो ही नोबेल मिलेगा ना, बराबर है, रूटीन पे ही जाओगे, ये इंजीनियर था मैं भी इंजीनियर बनूंगा, बराबर है। उसने प्रोग्राम लिखे मैं भी प्रोग्राम ही लिखूंगा। बराबर है, अलग सोचने के लिए ना यहाँ पे उतना मतलब लाइक्स प्रोत्साहन नहीं नहीं मिलते, दिया लाइक्स नहीं मिलते हाँ, फेसबुक पे, हाँ, ऐसे ऐसे समझिए। हाँ, हाँ, आप अलग सोचोगे तो पहले उसको थोड़ा सा पागल बोला जाता है, मतलब उसको डीमोरलाइज किया जाता है। इवन एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जॉब करे। आपको जैसे आपने न्यूक्लियर पावर एनर्जी में आपने जैसा सपोर्ट क्रिएट किया था, करेक्ट, हाँ, होमी भाभा के पीछे, करेक्ट, आपने जैसा विक्रम साराभाई और उनका पूरा लिगेसी है फिर आगे बराबर है, कलाम सर तक और अभी अभी की टीम तक, बराबर है, आपने जैसा उनके लिए सपोर्ट क्रिएट करके रखा था, बराबर है, तो वो लोग इंडिया में ही काम करते हैं, अब्रॉड जाने का नहीं सोचते। बराबर, वैसा एटमॉस्फेयर अगर हर एक फील्ड में अगर क्रिएट किया जाए ओके, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। बराबर, अब सीधी बात सोचो, इतने गवर्नमेंट स्कूल है हाँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, बराबर है, और अगर उनमें आप- फीस भी बहुत बड़ी बड़ी फीस भी ज़्यादा दे के पेरेंट्स डाल रहे हैं। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फैसिलिटी देंगे, फैसिलिटी देंगे, और फैसिलिटी भी है समझो मिनिमम टू मिनिमम 19-20। हाँ, अगर कोई प्राइवेट स्कूल अगर समझो यूएस है हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल इंडिया है, ऐसे पकड़ के चलो, ओके, तो फैसिलिटी भी चलो 19-20 है, हाँ, तो एनवायरनमेंट क्रिएट होना जरूरी है। बराबर है, और दुनिया कहाँ पे जा रही है, यू हैव टू एक्ट लोकली बट यू हैव टू थिंक ग्लोबली, बराबर है, कि मेरे स्कूल में मैं सिखाऊंगा ये लेकिन मैं ग्लोबल थॉट दूंगा। तो वैसे अगर चीज़ें की जाए तो यहाँ पे भी एक सिलिकॉन वैली बन सकती है, बराबर। एक क्या 10 बन सकती है। सर, अगर आपको चांस दिया जाए कि आप इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ, तो ऐसे कौन सी 2-3 चीज़ें आप करेंगे जो बहुत ही ड्रास्टिकली एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं? एजुकेशन का बैकबोन है टीचर्स, ओके, और टीचर्स कौन बनना चाहता है आज की तारीख में? पैसे भी ढंग से नहीं मिलते शायद। हाँ,
स्कूल्स में तो नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते, प्राइवेट कॉलेजेस इंजीनियरिंग में भी नहीं मिलते। नहीं मिलते, मतलब जो उस फील्ड में सबसे कमज़ोर होता है वो एंड में टीचर बनता है, जैसे अभी कि- ऐसे है। लेकिन जो हमारे टीचर थे हाँ। वो बाय चॉइस टीचर बने थे, बराबर है, करेक्ट है, क्योंकि जैसे आपने बोला रोल मॉडल, करेक्ट है, सो मेरे फादर टीचर बने क्योंकि उनके एक टीचर उनको इतने पसंद है करेक्ट है, कि मुझे यही सब्जेक्ट सिखाना है, बराबर है, तो उन्होंने वही सब्जेक्ट बाद में जाके सिखाया भी। बराबर है। मुझे भी बायोलॉजी पसंद था क्योंकि हमारे एक सर थे रंगाराव सर, हाँ। वो इतना अच्छा सिखाते थे कि बायोलॉजी सबको पसंद आने लग गया था। सबको पसंद आने लगा। बराबर है, तो पहले ना बाय चॉइस बनता था, कोई भी बंदा टीचर अगर बनना है तो बाय चॉइस बनता था, और बाय चॉइस बनने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन भी थे। हाँ, गवर्नमेंट में जॉब थे स्कूल्स में, बराबर, गवर्नमेंट सैलरी भी अच्छा था, बराबर है, ऊपर से ना इज्जत ज़्यादा था। बराबर है। अब टीचर बनेंगे किसी तो बहुत भी, वो इज्जत है। टीचर नहीं था, वो गुरुजी था, करेक्ट है, वो गुरु था, बराबर है, तो उसको ना वो भी प्रेस्टीज अलग मिलता था। करेक्ट है। अभी वो प्रेस्टीज मिलना कम हो गया, हम्म, ऊपर से कमर्शियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा और हो फिर कि पैसे भर के टीचर बनो गवर्नमेंट में, गया। बराबर, करप्शन, बराबर, ये सब चीज़ों के बाद, और इतने जो बीएड और डीएड कॉलेजेस होते हैं, मतलब ये डिग्री का तो हमने आज करियर में नाम भी नहीं लिया, बराबर, कि अगर किसी को प्राइमरी लेवल पे सिखाना है तो ही Correct. हैज़ टू बी डिप्लोमा इन एजुकेशन, करेक्ट, और अगर उसके आगे थोड़ा सिखाना है तो बैचलर इन एजुकेशन, बराबर, उसके आगे सिखाना है तो मास्टर्स इन एजुकेशन। करेक्ट, तो वो कोई डिग्री लेने का सोचता भी नहीं है, और आपने जैसे बोला कुछ नहीं जमा तो मैं सिखा लूंगा। बराबर है, मतलब कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने होम ट्यूशन चालू किया क्योंकि बराबर। उनका जॉब चला गया था। बराबर है, तो अपने जॉब में स्किल सेट बढ़ाने के अलावा वो लोगों ने ये सोचा कि मैं मेरे एरिया के 10 बच्चों को लेके बैठता हूँ, बराबर, बट डू यू हैव दैट कैपेसिटी टू कन्विंस दैट स्टूडेंट वेरी इजीली? करेक्ट, वो सोच नहीं था। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आज कोई टीचर बनना नहीं सोच रहा है। बराबर, मैक्सिमम जो टॉपर्स है वो इंजीनियर ये वो बन के बाहर, रिसर्च भी कोई मैक्सिमम लोग नहीं करना चाहते, बराबर है, जो है प्रोटोकॉल उस पर ही चलो। बराबर है, तो यहाँ पे रोल टीचर का आता है। बराबर, तो एज अ एजुकेशन मिनिस्टर पहला काम होगा कि अच्छे टीचर को ट्रेनिंग, अच्छे टीचर, अच्छे स्टूडेंट क्यों आएंगे, वापस बंदा यूएस में क्यों रहता है, बराबर, पैसे अच्छे मिलते हैं, बराबर है, इक्वलिटी है लाइफ में, बराबर है, फ्रीडम भी है, बराबर, लाइफस्टाइल भी तगड़ा है। हम्म, और यहाँ पे अगर उसी बंदे को आने को बोलो, टीचर बनने को बोलो, तो रेट टेप्स है। बराबर है, या प्राइवेट में आप किसी टीचर को जाओगे तो उसको कितना सैलरी मिलता है? बराबर, बहुत कम। मतलब मैंने देखा था एक जगह पे, एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसका सैलरी था 70,000, और जो टीचर था यहाँ पे 7 पे गवर्नमेंट में चालू है, उसको कंसोलिडेटेड 6 पे नहीं 5th पे रखा था, उसका सैलरी था 19,000। बराबर है, तो पैसा किसको ज़्यादा मिलता है? बराबर है। प्राइवेट में तो और भी कम देते हैं। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब 7-8 हज़ार भी में भी बहुत टीचर्स आ जाते हैं। हाँ, और 8-10-12 हज़ार में भी यहाँ से नज़दीक एक शाहपुर करके तहसील है, हाँ, मालूम। वहाँ पे आज का ही न्यूज़ है कि वहाँ पे कुछ 160 और टीचर्स की ज़रूरत है। माय गॉड, भरे नहीं गए गवर्नमेंट में, बराबर, गवर्नमेंट स्कूलों में। ओके, तो गवर्नमेंट स्कूल मतलब इंफ्रा आपका तैयार है, बराबर, आपको बस अच्छे टीचर खड़े करने। बराबर, और टीचर की ये डिमांड मतलब मुझे गलत नहीं लगती बराबर, कि उनका एक सैलरी और उनका एक सोशल ऑरा होना चाहिए, बराबर है, वो होना ही चाहिए, तभी तो रोल मॉडल बनेंगे। बराबर है। एस्पायर करेंगे लोग कि मुझे भी टीचर बनना है। करेक्ट, हर एक टीचर को आप कम्युनिकेशन स्किल का कोई ट्रेनिंग, हाँ, हाँ, ट्रेनिंग कि सिखाइए। कोई किसी के पास इनबिल्ड नहीं होता, करेक्ट है, वो कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, उसके नए टेक्निक्स, करेक्ट है, वो आप अगर एम्पावर करोगे, बेसिक अगर आपका 1st to 12th एम्पावर करोगे ना, हाँ, तो आपका आगे का होते जाएगा। ओके। तो एक हम मान लेते हैं टीचर को, टीचर सबसे प्राइमरी है टीचर। ओके सर, मेरे भी 2 बच्चे हैं। एक ने 10th में अच्छा किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन अभी ओवर कॉन्फिडेंट है फिलहाल, जो मैं देख रहा हूँ। पढ़ाई में कम ध्यान है 11th में तो। और लड़की ने डिज़ाइन किया है, लेकिन वो यूके में अभी उसका ग्रेड कर रही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों ने, अभी मैं मेरे लड़के से पूछता हूँ क्या करना है तो उसे डिसीजन नहीं लेने को समझ रहे हैं, तो वो उसका कोई टेस्ट हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, कि समझे कैसे कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। 10th के बाद इमीडिएटली जब भी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आपका 1 वीक का थोड़ा सा टाइम लेने के बाद, करेक्ट, यू मस्ट मीट अ काउंसिलर। ओके, और वो काउंसिलर से
आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करवा के बराबर उनके साथ बैठ के, मतलब वो एक फैमिली के साथ मीटिंग होगा बराबर जिसमें आपको ये पता चलेगा या वो बच्चे को ये पता चलेगा Correct. मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, बराबर वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, बराबर बंदा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, कभी कभी उसको भी समझता है कि मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ, बराबर है क्यों वो नहीं समझ में आता। बराबर। रोकना है क्या, हाँ रोकना है, कैसे रोकना है, ये करके रोकना है, लेकिन फिर वो मन नहीं होता। बराबर तो उसमें ना उसके ग्राफ्स जो आते हैं बराबर वो काउंसिलर आपको समझा के देगा। बराबर तो उसमें जो स्ट्रेंथ वीकनेस है उसके हिसाब से आपके कुछ डिसीजन बनेंगे बराबर है कि विच साइड आई शुड टेक, वो बराबर। पर्सनली आपका डिसीजन होगा, बराबर है लेकिन आपके सामने एक डायग्नोस्टिक आपका पूरा स्कैन होगा बराबर है कि मैं एज अ पर्सन ऐसे हूँ। बराबर और वो चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि आप अगर 12th के बाद करोगे, पूछोगे क्या कर रहे हो, तब तक टाइम निकल गया आपका। बराबर है अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बताइए लॉकडाउन में हम्म एक एडमिशन था, हम्म, उसके पापा गुजर गए, ओके मतलब लॉकडाउन लगा, 10th हो गया ओके एंड फादर एक्सपायर। ओके अभी प्रॉब्लम ऐसे था कि एडमिशन तो ले लिया साइंस में, बराबर करना था इंजीनियरिंग, क्योंकि बराबर। मामा इंजीनियर है बराबर। बाहर किसी देश में। हाँ, और गलत डिसीजन नहीं था, वो बराबर। डिसीजन भी सही था, बराबर। क्योंकि उतने मार्क्स आने के बाद और बच्चे का जर्नी देखने के बाद कोई भी उसका टीचर बोलेगा यू मस्ट गो फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बराबर है कि तो मैथ्स अच्छा है बराबर स्कोर देखने के बाद। बराबर अभी एक हो गया कि उसके पप्पा चले गए बराबर और अलग अलग लेवल है, बराबर 10th का MBR है, मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड, बराबर है। और 12th का डीप स्टडी है हर एक बराबर। टॉपिक का। बराबर है तो उसमें ऐसे हो गया कि आदत थी MBR का पढ़ाई करने की, बराबर है उस लेवल का पढ़ाई करने के लिए उतना ताकत क्रिएट नहीं कर पाए, एनवायरनमेंट भी वैसा था, बराबर। लेक्चर्स ऑनलाइन है, कभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ऐसे में जब भी एग्ज़ाम आया, क्योंकि वो बैच का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था, कैंसिल बराबर। हुआ था, ओके और 12th का एग्ज़ाम मतलब उनके ज़िंदगी का पहला बोर्ड एग्ज़ाम था, बराबर है सो दे डोंट नो द प्रेशर। बराबर है और एक साल तो लॉकडाउन, इन आउट इन आउट इन आउट चला गया। बराबर है सेकेंड साल 75% सिलेबस है कि पूरा सिलेबस है उसमें चला गया। बराबर है फिर मेरे को JEE भी करना है, ये करना सब है, लेकिन बराबर। किया कुछ नहीं है। बराबर है सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ता है, 11 बराबर। 12 में कॉमर्स जाओ, आर्ट जाओ, साइंस जाओ। ओके तो उसके बाद ना प्रेशर बढ़ते गया, बराबर। प्रेशर बढ़ते गया। बराबर फिर बोर्ड का एग्जाम हो गया, बराबर चलो 70% मार्क्स आए, बराबर लेकिन वो समझा जून में। बराबर उसके बाद CET हो गया, बराबर। CET में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे बराबर। क्लासेस में, बराबर बट जब भी रिजल्ट आया तभी स्कोर आता है परसेंटाइल स्कोर, ओके इट इज़ नॉट परसेंटेज स्कोर। ओके परसेंटेज मतलब अगर मुझे 90% है तो मुझे बराबर। 100 में से 90 मार्क्स है, बराबर है लेकिन अगर मुझे 90 परसेंटाइल है, ओके मतलब 90% बच्चे लिस्ट में मेरे नीचे है बराबर और है 10% मेरे ऊपर है, यू डोंट नो हाउ मच दैट 10% इज करेक्ट इन दैट शिफ्ट। तो वो नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता बराबर है, है अभी उसको आए 57 परसेंटाइल। ओके अभी कैसे आगे जाए, इट वॉज अ फेल्यूर। एक तो पेरेंट को परसेंटाइल नहीं समझ में आता, बराबर सब पेरेंट नहीं समझ कोई, बराबर है बट बेस्ड ऑन दैट तुझे 57 पे CS नहीं मिलेगा, बराबर है EXTC तुझे करना नहीं है, बराबर है तुझे IT पे नहीं मिलेगा बराबर है अच्छे कॉलेजेस में, करेक्ट है तो क्या करे, तो BSc IT ले, बराबर तो वो उनके लिए कम था। BSc अल्टीमेटली हाँ। है CS, लेकिन उस हाँ। BSc है ना, BSc तो BSc को छोटा माना जाता बराबर है हाँ, सोशली। हाँ तो हमने बोला कि अभी भी आर्किटेक्चर का 3rd अटेम्प्ट का एग्जाम CET का बाकी है, बराबर और फॉर्म भरने का डेट और 3 दिन के बाद था। बराबर अभी इसमें लक फैक्टर भी है, बराबर है बट फॉर्चून फेवर्स अ ब्रेव। बराबर उस हिसाब से फॉर्म इमीडिएटली 2 घंटे के बाद उसका भर दिया गया। बराबर फिर क्या एग्जाम पैटर्न है वो समझा के बराबर। उसने जो प्रिपरेशन किया उसमें से उसने कट ऑफ मार्क्स क्रॉस किए। ओके अभी उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर के लिए। ओके अभी 3 वीक पहले उसके मम्मी ने हमें वापस मैसेज भेजा कि शी इज़ डूइंग गुड, शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ। करेक्ट मैं बोला आर्किटेक्चर का पढ़ाई का क्या, हाँ पढ़ाई का स्ट्रेस है जो होना चाहिए, बट शी इज़ एंजॉइंग दैट स्ट्रेस। कूल वेरी मतलब एक फेल्योर को जो बराबर। समाज के लिए फेल्योर हो सकता है, बराबर मतलब अल्टीमेटली देखने का नजरिया है ना, Correct है। मैं मेरे लाइफ की तरफ कैसे देखता हूँ। करेक्ट नाउ शी इज़ अ रियल विनर बिकॉज वॉट एवर शी इज़ डूइंग करेक्ट इन दैट आर्किटेक्चर कॉलेज, करेक्ट तो उसको उसका सिंगिंग का पैशन भी वापस मिला, बराबर है क्योंकि इन 6-7 स्टैंडर्ड शी यूज्ड टू प्ले तबला एंड पेटी ओके एंड शी यूज्ड टू सिंग, ओके बट बाद में वो सब बंद हो गया। सही और फादर के जाने के बाद तो टोटली शी वेंट इनटू अ डिफरेंट या फेज। करेक्ट तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर खुद को जान के अगर कुछ करोगे करेक्ट
तो ज़्यादा मज़ा आएगा। करेक्ट, अगर किसी लड़के को बोला गया कि तुझे कुकिंग नहीं करना है, तू लड़का है, बराबर आज देखो इंडिया के कितने सारे शेफ, बराबर है, सेलिब्रिटी से ऑलमोस्ट सारे लड़के ही हैं। तो आपको आपके अंदर जो है ना उसको देख के करना है, उसमें काउंसलर, साइकोमेट्री काउंसलर आपको हेल्प करेगा। करेक्ट है सर। एक चीज़ और पूछना है कि आपका जो क्लासेस का नाम है सरस्वती क्लासेस एंड आपका नाम भारत, ये कैसे रखा गया? मतलब नाम भारत तो ये सोचना भी बहुत सही है, और क्लासेस भी बहुत उम्दा नाम रखा हुआ है। क्लासेस का नाम मेरे फादर ने रखा था, ओके, बिकॉज उनके लाइफ में जो उनको मिला हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए गॉडेस ऑफ एजुकेशन कौन है? सरस्वती। सो जब भी मैं सरस्वती क्लासेस में बच्चों को सिखाऊंगा ओके, तो मैं उनको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सरस्वती देवी की उपासना कर रहा हूँ। करेक्ट, वेरी नाइस। तो उसके लिए वो नाम पढ़ पिक्चर में आ गया। भाई मेरा नाम भारत कैसे रखा उसका स्टोरी पता नहीं है। कुछ वो कुंडली निकाली थी तो उसमें कुछ अक्षर आते हैं, तो उसमें से आ गया भ आ गया, मतलब हिंदी लैंग्वेज में जो होता है। तो उसके बाद मेरे डैड के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि देश का नाम होना। सो उन्होंने फिर वो देश का नाम मुझे दे दिया। कूल, हाँ। बहुत अच्छा लगा भारत जी आपसे बात करके, और होप करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को भी क्लियरिटी मिला। आपने जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताया और सब स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को गाइड किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।